secretion serous है, यहाँ पे serous है। And then the mode of secretion, ठीक है, उसकी बेसिस पे डिफरेंट टाइप मोड्स है कि लाइक आपका एपिकल सर्कुलर सेक्रेशंस होती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये पूरा पूरा सेल सेक्रेट हो जाता है, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी मोड ऑफ सेक्रेशन की बेसिस पे आपके क्लासिफिकेशन मीरोफ्रेन ग्लैंड्स है, एपिफ्रेन ग्लैंड्स है, पोलोफ्रेन ग्लैंड्स है, साइटोजेनिक ग्लैंड्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सिंपल ग्लैंड्स। कौन सी वाली क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द डक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल ग्लैंड्स। A simple exocrine gland is characterized by the presence of a single unbranched duct, ठीक है, जिसमें जो सेक्रेटरी डक्ट है वो सिर्फ एक सिंगल डक्ट होती है, ठीक है, अनब्रांच्ड। It is divided into two types, ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स है और सिंपल एसिनाइल ग्लैंड्स, ठीक है। स्ट्रेट सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स है उसमें, ठीक है। ब्रांच्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स है, जो उसका सेक्रेटरी पोर्शन है ना बच्चों को ट्यूबुलर की शेप है, ठीक है। एंड देन वी हैव द कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। सिंपल इसलिए क्योंकि उसके अनब्रांच्ड डक्ट है, सेक्रेटरी पोर्शन उसका ट्यूबुलर है, ठीक है, उसमें एक स्ट्रेट ट्यूबुलर है, एक ब्रांच ट्यूबुलर और एक कॉइल्ड टाइप, जिसमें सेक्रेटरी पोर्शन को कॉइल्ड है। एंड देन वी हैव द सिंपल एसिनाइल ग्लैंड, जिसमें क्या होता है कि जो सेक्रेटरी पोर्शन है वो राउंडेड स्ट्रक्चर बना हुआ है सैक लाइक, ठीक है, जिसको हम एसिनस कहते हैं। सिंगल एसिनाइल ग्लैंड है, सिंगल मतलब एक सेक्रेटरी डक्ट है, और ब्रांच में क्या होगा एसिनाइल जो है वो मल्टीपल होगा, ठीक है। सबसे पहले सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दें किस तरह का ग्लैंडुलर सेल्स मींस आपके सिंपल ट्यूब्यूल्स व्हिच ओपन ऑन, ठीक है। ये बच्चे कुछ कह रहे हैं? ये पढ़ चुके हो बच्चों के नहीं पढ़ा? भाई क्या मसला हो रहा है? तो प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, ग्लैंडुलर सेल्स क्या होता है? दे मेक द सिंपल ट्यूब्यूल्स व्हिच ओपन ऑनटू द एपिथेलियल सरफेस। मैंने आपको ये बताया कि जो उसका सेक्रेटरी पोर्शन है जो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है वो ट्यूबुलर शेप का होता है, ये ट्यूब्यूल होता है, ऐसे होता है, लंबा सा ट्यूब्यूल की तरह होता है। दिस इज द सेक्रेटरी पोर्शन, और जो आपको पर्पल कलर का नजर आ रहा है दिस इज द डक्टल पोर्शन, ठीक है। ऑल ग्लैंड्स ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम मे बी सेक्रेटरी। ये भी हो सकता है कि जितने भी सेल्स हैं इसकी सारे के सारे, इवन इंक्लूडिंग द जो इसकी डक्ट टाइप है वो भी हो सकता है इसका सेक्रेटरी हो सकता है। सिर्फ ये सेक्रेटरी सेल्स ना हो बल्कि जो इसकी डक्ट है वो भी सेक्रेटरी टाइप हो सकती है, ठीक है। Or the secretory epithelium may be confined to the distal part of the tubule. In that case, the proximal part is composed of non-secretory cells. दोनों तरह के सेल्स हो सकते हैं। ग्लैंड्स में दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि सिर्फ ये सेक्रेटरी पोर्शन हो और ये डक्टल पोर्शन हो, और ये भी हो सकता है कि सारे के सारे सेल जो हैं वो सेक्रेटरी नेचर के हो, ठीक है। दोनों तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। The glands have three parts, ठीक है, mouth, neck, and the fundus. The mouth represents the opening on the epithelial surface. This is the opening. The neck is the narrow part between the mouth and the fundus. ये वाला जो portion है इसको हम कहते हैं neck. This is the mouth. And the fundus is the terminal dilated portion. ये terminal dilated portion है secretory part, ठीक है। ये भी हो सकता है कि सारा का सारा secretory, और हो सकता है सिर्फ ये secretory और ductal portion हो। किसी किसी glands में जो secretory portion है वो duct होती है वो भी secretory cells से composed होती है, ठीक है। So this represents the mouth. This narrow area is the neck, and this is the fundus of the gland. These are the three parts of a normal gland. Okay. Then we have अब simple glands में हमने क्या बताया था? Straight, simple, tubular glands. Straight, simple, tubular. Secretory portion is straight, unbranched. ठीक है, सबसे पहले secretory portion की बात करें, जो नीचे वाला ये secretory portion है, and this is the ductal part. Secretory portion is straight, unbranched. इसमें जो secretory portion है वो unbranched, simple, straight, ठीक है। duct is short or absent. duct या तो short होगी या फिर totally absent भी हो सकती है। branch, ठीक है। intestinal glands इसकी example, जो intestine के जो crypts of lubricants होते हैं वो then have the branched simple tubular gland. इसमें क्या होगा? सिंपल का तो मतलब है कि सेक्रेटरी डक्ट है वो आपकी सिंगल ही होगी। ब्रांच का मतलब है कि जो आपका सेक्रेटरी पोर्शन है वो ब्रांच, ठीक है, लेकिन जो सेक्रेटरी डक्ट है वो सिंगल ही होगी, ठीक है बच्चों। आपको नजर आ रही है ना मेरी स्क्रीन? प्रॉब्लम तो कोई नहीं आ रहा? मैम नजर आ रही है। इसमें क्या होगा? जो सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी पोर्शन है वो ब्रांच होगा, बाकी जो डक्ट है वो आपकी सिंगल ही होगी। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेक्रेटरी, ठीक है। ये आपको देखें ये ब्रांच, दिस इज द सेक्रेटरी पोर्शन। और दूसरे के लिए स्ट्रेट और ट्यूबुलर है, ट्यूबलाइट, ठीक है। इसलिए इनको हमने कहा ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर। ब्रांच सिंपल इसलिए क्योंकि सिंगल सेक्रेटरी डक्ट है, ठीक है, और ये ट्यूबुलर शेप है, सो दैट्स द
branch simple tubular glands. Several long secretory parts join to drain into one duct. ठीक है, ये several branch secretory portions होते हैं, सारे के सारे एक single secretory duct को आके join करते हैं. Glands in the uterus and the stomach. ठीक है, आपसे बच्चों सिंपल पूछा जा सकता है कि different type के glands के नाम लिखे हुए होंगे. ठीक है, this is an example of one of the following is the example of branch simple tubular gland. तो उसमें लिखा हुआ glands of the uterus and the stomach, glands of the intestine, glands of the sweat glands. तो फिर इसमें से आपने एक ऑप्शन चूज करना होगा. तो आपको हर ग्लैंडुलर टाइप की एग्जांपल अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज में आकर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हो. ठीक है बच्चों. देन वी हैव द कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर गलैंड. ठीक है, इसमें क्या होगा, द सेक्रेटरी पोर्शन इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड. सिर्फ सेक्रेटरी पोर्शन लॉन्ग और कॉइल्ड होगी. ये सामने जो क्रॉस किया सेक्शन किया हुआ है इसलिए आपको ओपनिंग से नजर आ रहा है. इस तरह करके ना कॉइल्स तो होगा. जस्ट द सेक्रेटरी पोर्शन, द सेक्रेटरी पार्ट इज कॉइल्ड. लेकिन जो आपका दूसरा है लाइक जो डक्टल पार्ट है वो उसी तरीके से स्ट्रेट है और सिंगल. ठीक है, तो दिस इज द कॉइल्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड. कौन से वाले ग्लैंड्स तरह के होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, स्ट्रेट सिंपल है जिसमें ट्यूबुलर पोर्शन जो है वो स्ट्रेट और सिंपल है. ट्यूब है, इसमें ब्रांच्ड है सेक्रेटरी पोर्शन. लेकिन जो एक्सक्रीटरी डक्ट है वो सब में एक सिंगल डक्ट में आके जो उसका सेक्रेटरी पार्ट है वो ओपन होता है. ठीक है, ये आपकी जो होते हैं इंटेस्टाइन में होते हैं, या आपके ग्लैंड यूट्रस में स्टमक में लोकेटेड होते हैं. दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर स्वेट. Then we have the simple acinar gland. Simple जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होगा कि उसका सेक्रेटरी पोर्शन जो है वो एक सिंगल था. ठीक है, एसिनाई जो होते हैं जब भी सेक्रेटरी पोर्शन राउंडेड से ऐसे ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम कहते हैं एसिनाई या फिर एसिनस. ठीक है, इसको एल्व्यूलाई भी कहते हो. ठीक है, इसमें अगर कहीं लिखा हुआ सिंपल एल्व्यूलर ग्लैंड तो इसमें आपको एल्व्यूलाई पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह के सेक्रेटरी पोर्शन को एल्व्यूलाई भी कहते हैं. ठीक है, द राउंडेड सैक लाइक सेक्रेटरी पोर्शन. ठीक है, and small mucous glands along the urethra. Example, single acini. इसमें single जो secretory portion है single है, which opens onto a single duct. Then we have the branched acinar gland. ठीक है, इसमें क्या होता है, multiple sac-like secretory parts entering the same duct. ठीक है, ये इसमें multiple है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4-6 भी हो सकते हैं. ठीक है, which open onto single secretory duct because they are the simple glands. जिसमें एक single secretory duct है. Sebaceous gland of the skin. जो ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं ना, स्किन में सेक्रेशियस ग्लैंड्स, उसको हम कहते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं. ठीक है, तो वो वाले जो ग्लैंड्स हैं आपके जो ऑयली सेक्रेशंस कर रहे होते हैं, दिस आर द एग्जांपल ऑफ ब्रांच्ड एसिनार. ठीक है बच्चों, आगे चलें. ओके, नेक्स्ट. जी बच्चे. यस मैम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड ग्लैंड. जी बच्चे कुछ बोले. कोई बच्चा पूछना चाह रहा है कुछ? ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कंपाउंड ग्लैंड्स. ठीक है, कंपाउंड ग्लैंड जो सिंपल ग्लैंड में एक ही फंक्शन है कि इसकी जो डक्ट है वो जो होती है उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस होती है. ठीक है, मल्टीपल ब्रांच हुई भी होती है और फिर वो आके एक सिंगल डक्ट के ऊपर आके ओपन हो रही होती है. ठीक है, दीज आर द कंपाउंड ग्लैंड. जो सिंपल ग्लैंड है उसमें सिंगल एक्सक्रीटरी डक्ट. लेकिन जो कंपाउंड ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो आपका डक्टल पोर्शन होता है वो उसकी भी ब्रांचिंग हुई होती है. सेक्रेटरी पोर्शन की ब्रांचेस होती हैं और साथ ही आपका डक्टल की भी ब्रांचेस होती है. वहां पे हमने बताया था सिंगल एक्सक्रीटरी डक्ट होती है. उसमें सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स. ठीक है, several elongated coiled secretory units and their ducts converge to form larger ducts, submucosal mucous glands of the in the duodenum, जिसको हम ब्रूनर ग्लैंड. ठीक है, इसमें बच्चों हम आप ये देख लें सेक्रेटरी पोर्शन है वो भी ब्रांच है, लेकिन वो किस तरह की शेप के हैं, वो ट्यूबुलर शेप. ठीक है, इसलिए वो ट्यूबुलर है. और कंपाउंड क्योंकि इसकी जो डक्ट है वो भी ब्रांच्ड है. ठीक है, सिंगल डक्ट नहीं है, पहले सेवरल डक्ट जो होती है वो आके सिंगल एक्सक्रीटरी डक्ट को ज्वाइन करती है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द कंपाउंड ग्लैंड. और उसके अंदर और इसके अलावा ट्यूबुलर इसलिए क्योंकि सेक्रेटरी पोर्शन इट इज ट्यूबुलर इन शेप. Then we have the compound acinar. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका सेक्रेटरी पोर्शन है वो एसिनार टाइप है, लाइक ग्लोबुलर शेप के, राउंडेड शेप के हैं. ठीक है, which open onto a single duct और फिर वो डिफरेंट डक्ट्स जाके एक सिंगल लार्ज डक्ट को ज्वाइन करते हैं. तो कंपाउंड से ये पता चलेगा कि मल्टीपल डक्ट्स हैं
और एसिनार की उनकी जो सेक्रेटरी पोर्शन है वो एसिनार शेप है, ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। पैनक्रियास के दो पार्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट। दिस कंस्टिट्यूट्स द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। देन वी हैव द कंपाउंड ट्यूबुलो-एसिनार ग्लैंड्स, ठीक है। इससे पता चलता है ट्यूबुलो-एसिनार का मतलब ये हुआ कि जिसका सेक्रेटरी पोर्शन है उसमें ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो वो ट्यूबुलर शेप का भी और एसिनार शेप का भी, और कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसके मल्टीपल ब्रांचिंग ducts. Ducts of both tubular and the acinar secretory units converge at the larger ducts. ठीक है, salivary glands. अब जो सेक्रेटरी पोर्शन है वो ट्यूबुलर शेप की भी है और वो एसिनार शेप की भी, ठीक है। वो और वो मल्टीपल डक्ट्स में आपके ओपन होते हैं जो फिर ज्वाइन करती है एक सिंगल लार्जर डक्ट। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनार ग्लैंड। और इसकी एग्जांपल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। इसकी एग्जांपल सलाइवरी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है ग्लैंड्स के बारे में, डक्टल टाइप के? मुश्किल तो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चों क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, देन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें आपको मैंने तीन तरह के ग्लैंड्स बताए, कौन कौन से हैं? म्यूकस है, सीरस है और सीरोम्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स क्या करते हैं? दे सेक्रेट अ थिक वॉटरी फ्लूइड व्हिच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसकी जो सेक्रेशन होती है वो थिक होती है, वाटर में दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? वहाँ पर एक गॉबलेट सेल्स आते हैं जो जगह जगह सिंगल ग्लैंड के फॉर्म में लोकेटेड होते हैं, और इसके अलावा पाइलोरिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक, ब्रूनर ग्लैंड्स ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। वहां पे हमें डक्टल टाइप के हिसाब से ब्रूनर ग्लैंड्स आपको बताया था, यहाँ पे उसकी सेक्रेशन के हिसाब से यहाँ पे क्लासिफाई किया, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स इसकी सेक्रेशन के हिसाब से बताया, वहां पे उसकी डक्ट के टाइप से बताया। देन वी हैव द सीरस ग्लैंड्स, सेक्रेट अ थिन वाटरी फ्लूइड। यहाँ पे क्या था? थिक फ्लूइड था। सीरस ग्लैंड्स होता है थिन वाटरी फ्लूइड होता है, रिच इन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स यहाँ पे कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेल्टेड सलाइवरी ग्लैंड्स है तो उसमें क्या होता है? कौन सा एंजाइम होता है हमारे पास? अमाइलेज होता है। इसी तरह एक्सोक्राइन पैनक्रियास में क्या होता है? हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। थिन वाटरी फ्लूइड्स होते हैं व्हिच आर रिच इन प्रोटीन्स। बेसिकली आपके एंजाइम्स भी जो होते हैं वो आपकी बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन्स ही होती हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या था? दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस आर रिच इन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। और इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? पेल्टेड सलाइवरी ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन। Then we have the seromucous gland. नाम से पता चल रहा है कि secretion जो होंगी वो serous टाइप की भी होंगी और उसमें mucus टाइप की भी होंगी, ठीक है। Secrete both serous and the mucus fluids. इसकी example है sublingual and the submandibular saliva glands, ठीक है बच्चों। जो sublingual होता है it is more it's rich in the mucus secretions, और जो submandibular होता है it's more rich in serous secretion. Mucus भी होती है लेकिन बहुत कम होती है और उसमें क्या होता है? serous बहुत कम, ठीक है। ये examples आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए along with the type of secretion they are produced. Then we have another classification that is based on the mode of secretion. कि किस किस्म की secretions वहां से निकलती है, ठीक है। Both are secretory product था, ये है mode of secretion कि किस तरह से secretion cell से बाहर जाती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है मेरोक्राइन ग्लैंड जिसको हम एक्राइन ग्लैंड कहते हैं। Secretory products is released without the loss of the cell cytoplasm. इसमें secretory product निकल जाता है लेकिन आपको cytoplasm cell को जो होता है वो लॉस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो डिफरेंट सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वो डायरेक्टली जो होते हैं आपके जो आपकी ग्लैंड की स्पेस होती है यहाँ पे जो ह्यूमन होता है उसमें वो क्या होते हैं? एक्सपेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है? यहाँ से सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आपकी ह्यूमन ऑफ द ग्लैंड में रिलीज कर दी जाते हैं और आपका साइटोप्लाज्म जो होता है वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है बच्चों। Salivary glands की example है sweat glands and pancreas and the mammary and the lacteal glands. Then we have the apocrine. The secretion accumulates in the apical part of the cell which is later pinched off to release the product. ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? secretory granules निकल रहे होते हैं और यहाँ पे क्या होता है? पूरा जो आपको ऊपर का पोर्शन होता है वो pinch off हो जाता है from the apical part of the cells. ठीक है। इसके examples कौन कौन से? Axillary sweat glands हैं, perianal sweat glands हैं, सेरुमिनस ग्लैंड है ऑफ द एक्सटर्नल एयर, ठीक है। जो आपके बैक से निकलती है एक्सटर्नल एयर से, ये वो वाले ग्लैंड्स हैं। एंड देन वी हैव द मेमोरी ग्लैंड्स जो पार्टली एपोक्राइन होते हैं और पार्टली मेरोक्राइन है, तो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स वहां से यूज होते हैं।
ठीक है। एपिकल पोर्शन में सारी सेक्रेशंस जो है वो जमा हो जाती है, और पूरे का पूरा एपिकल पोर्शन जो है अलॉन्ग विद द सेट ग्लैंड रिलीज हो जाता है इनटू द ल्यूमन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपका सेट ग्लैंड भी साथ साथ एक्सपेल हो रहा है। ठीक है, पिंच ऑफ द these are the apocrine gland, जिसमें पूरा पूरा एपिकल सरफेस जो होता है वो ग्लैंड का वो पिंच ऑफ हो जाता है। ठीक है। Then we have the holocrine gland. The whole of the cell which is accumulated with its accumulated secretions is disintegrated and is shed. Sebaceous glands and the tarsi glands. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जो आपके सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली उसमें मैट्रिक डिफिशन हो रही होती है, और पूरा का पूरा सेल अलॉन्ग विद सेक्रेटरी प्रोडक्ट को रिलीज हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू द ल्यूमन, और नीचे से वो उसके जो होते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे सेग्रीगेशन होते हैं और न्यू सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो पूरा का पूरा जो सेल होता है वो डिसइंटीग्रेट करके ल्यूमन में आ जाता है। और उसकी एग्जांपल कौन सी है? सेबेशियस एंड द टार्सन ग्लैंड्स। Then we have the cytogenic glands. ठीक है, cells are released as their products. पूरे सेल जो होते हैं as their products release हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास testes release spermatozoa and ovaries release ova. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेल्स की पूरी यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और पूरा सेल जो होता है वो ग्लैंड से जो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है, फुल फ्लेज ग्लैंड होता है। इसमें भी होते हैं कि सेल्स रिलीज हो रहे थे, लेकिन उसमें क्या होता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स के साथ होते हैं। इसमें क्या होता है, these cells ग्लैंड होते हैं, they release the products as, जो सेल्स होते हैं वो एज अ प्रोडक्ट रिलीज किया जाता है, उसके अंदर कोई सेक्रेशंस वगैरह का सीन नहीं होता। ठीक है, जिसके एग्जांपल टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है बच्चों, ये आपकी एग्जांपल नजर आ रही है। इसमें क्या होता है, सिर्फ आपके सेक्रेटरी रिलीज होते हैं, इसमें एपिकल पोर्शन रिलीज हो रहा होता है एपोक्राइन में, और इसमें क्या होता है होलोक्राइन ग्लैंड पूरा का पूरा सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है अलॉन्ग विद इट्स सेक्रेशंस। ठीक है। Then we have a general structure of the exocrine gland. ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? बेसिकली तो आप लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में जाके सेकेंडरी में, लेकिन एक जनरल सा आपको जो स्ट्रक्चर है एक्सोक्राइन ग्लैंड का वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, एक्सटर्नली क्या होता है बच्चों, जो पूरा का पूरा ग्लैंड होता है ना, ठीक है, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, एक थिक फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है, और उसको सेपरेट कर रहा होता है सराउंडिंग टिश्यू से। ठीक, प्रोटेक्टिव फाइब्रस कैप्सूल होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। From the capsule, connective tissue septa extend into the gland and divides its substance into number of lobes. ठीक है, अब क्या होता है, ये जो बाहर वाला कैप्सूल है ना, इसके अंदर से सेप्टस अंदर जाते हैं। ठीक है, सेप्टस को फिर अंदर ये फाइब्रस कैप्सूल के साथ में कनेक्टिव टिश्यूज के पोर्शंस होते हैं जो अंदर जाते होते हैं। ठीक है, और इसको डिफरेंट पोर्शंस में, कंपार्टमेंट्स में ग्लैंड को डिवाइड कर देते होते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द लोब्स। ठीक है, फिर उन लोब से फर्दर सेप्टास निकलते हैं। ठीक है, और वो इसको फिर लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, these are the lobules। बड़े बड़े ये येलो वाले को इग्नोर करेंगे, डार्क है सेप्टास जो यहाँ से आ रहे हैं, कैप्सूल से आ रहे हैं, पहले ये बड़े बड़े लोब्स बना देते हैं, और फिर फर्दर उस लोब्स में क्या होता है, फर्दर डिवीजन होती है, उसको लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले ये बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स बनते हैं जिनको हम लोब्स कहते हैं, फिर उन कंपार्टमेंट से भी फर्दर सेप्टास अंदर जाते हैं और उसको छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, thinner septa subdivided the lobe into lobules. Blood vessels and the nerves pass along the connective tissue septa to reach the secretory elements. ठीक है, अब क्या होता है, जाहिर ग्लैंड की ब्लड सप्लाई भी है, ठीक है, नर्व सप्लाई भी होती है। जितने भी जो नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई वो इन सेप्टस के थ्रू अंदर ट्रेवल करती होती है एंड रीच टू द इनर सर्फेस ऑफ दीस ग्लैंड्स। ठीक है, इनके अलोंग ही जाती है, और बिल्कुल जो है वो सेलुलर लेवल तक ब्लड वेसल्स है वो जा रही होती है, और नर्व जो होती है बिल्कुल स्मॉलर लेवल तक जाती है थ्रू दीस सेप्टस। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? यहाँ तक एक आउटर कैप्सूल होता है, कवरिंग होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है, फाइब्रस कैप्सूल जिसका फंक्शन प्रोटेक्शन भी होता है, और साथ उसमें से सेप्टस अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है, और वो डिवाइड कर देते होते हैं इसके सब्सटेंस को, पहले बड़े बड़े कंपार्टमेंट जिसको हम लोब्स कहते हैं, अभी वहां से फर्दर थिनर सेप्टस निकलते हैं जिसको फर्दर लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए कंपार्टमेंट्स वो क्या है, लोब्यूल्स हैं, और बड़े बड़े जो है वो है लोब्स। ठीक है, और इन सेप्टस के थ्रू क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी जो होती हैं वो एसएनआई के लेवल तक, सेक्रेटरी पोर्शन के लेवल तक जाती है।
जो बच्चों कैप्सूल है और जो आपका सेप्टर्स है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे कंस्टिट्यूट द स्ट्रोमा ऑफ एनी ग्लैंड, और जो उसका सेक्रेटरी पोर्शन होता है दैट बेसिकली कंस्टिट्यूट द पेरेन्काइमा ऑफ एनी ग्लैंड। कोई भी अगर ग्लैंड आप पढ़ेंगे ना बच्चों, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक उसका पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा में क्या होता है, आपके जो सेक्रेटरी पोर्शन होता है वो आ रहा होता है और साथ आपकी डक्ट्स आती है, और जो स्ट्रोमा होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है और उसके सेप्टल्स आते हैं जो इसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। तो बेसिकली पेरेन्काइमा ऑफ द ग्लैंड इज कंप्राइज्ड ऑफ द सेक्रेटरी यूनिट्स एंड द डक्ट्स। ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना ग्रेप्स लाइक, ये है सेक्रेटरी पोर्शन एंड दे कंस्टिट्यूट द पेरेन्काइमा, और अलोंग विद दिस डक्टल पोर्शन जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये डक्ट्स। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, दे कंस्टिट्यूटिंग द पेरेन्काइमा, और ये जो बाहर वाला कैप्सूल और इसके सेप्टर, दे कंस्टिट्यूट्स द स्ट्रोमा ऑफ एनी ग्लैंड। ठीक है, कनेक्टिव जो पोर्शन वो आपका स्ट्रोमा होता है, और जो सेक्रेटरी पोर्शन इसकी डक्ट्स होती है वो कंस्टिट्यूट करते हैं पेरेन्काइमा। यहाँ तो कोई इशू है बच्चे, तो पूछ सकते हैं। आगे फिर हम आगे जाएं, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है पोलैरिटी ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, पोलैरिटी क्या है? जनरली एपिथेलियल सेल्स हैव थ्री डोमेन्स। ठीक है, तीन की डोमेन्स होती है। ठीक है, उसकी एपिकल डोमेन होती है, एक उसकी सुपीरियर सरफेस होती है, एक उसकी लेटरल डोमेन होती है जिसमें वो फिर जो उसके नेबरिंग सेल्स होते हैं उसके साथ उसने ज्वाइन किया हुआ, दिस इज द लेटरल डोमेन। और एक उसकी होती है बेसल डोमेन, जो उसकी बेसल सरफेस होती है, जो कि अक्सर बेसल मेम्ब्रेन में होती है। इन द अगर आपकी सिंपल एपिथेलियम में तो नीचे बेसल मेम्ब्रेन होगी, और अगर आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है तो फिर क्या होती है, नीचे आपकी बेसल सरफेस के साथ क्या होगा, आपके दूसरे सेल्स के साथ वो इन टच होगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, ये हमें एक बेसिकली सिंपल एपिथेलियम नजर आ रही है, तो उसमें क्या होता है, बेसल सरफेस जो होती है वो बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर जो होती है वो लाई कर रही है। ठीक है, एपिकल डोमेन में क्या होता है हमारे पास डिफरेंट उसकी सेल सरफेस मॉडिफिकेशंस होती है। ठीक है, माइक्रोविलाई होते हैं, स्टीरियोसेलाई होती है, माइक्रोविलाई के सीलिया वगैरह, और जो लेटरल डोमेन होती है वहाँ पे हमारे पास ज्यादा सेल जंक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है, और बेसल डोमेन जो होती है वो बेसल मेम्ब्रेन के साथ इन टच होती है। तो बेसिकली किसी भी सेल की ये थ्री डोमेन्स होती है, एपिकल, लैटरल एंड द बेसल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एपिकल डोमेन। आज मैं आपको थोड़ा सा डोमेन्स के बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको सीलिया, माइक्रोविलाई के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आज थोड़ा सा ये करने। ठीक है, the region of the epithelial cell facing the lumen of an enclosed cavity, जो surface lumen को फेस कर रही होती है वो उसकी एपिकल डोमेन होती है। ठीक है, contains ion channels, carrier proteins, heterolytic enzymes। अब इसमें क्या क्या कुछ होता है, ion channels भी होते हैं, carrier proteins भी होती है, और heterolytic enzymes located होते हैं। ठीक है, and they show special structural modifications to carry out its function, which includes cilia, microvilli, and the ciliosity, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन की कहाँ पे बेसिकली एपिथेलियम लोकेटेड होगी, उसके हिसाब से वहाँ पे उसका जैसा फंक्शन होगा वैसे ही उसकी एपिकल सरफेस मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, सीलिया भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल आपकी नेजल एपिथेलियम है या आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के एपिथेलियम है तो वहाँ पे स्मूथ हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी गट के एपिथेलियम है तो वहाँ पर माइक्रोविलाई हो सकते हैं जहाँ पे उसने एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करना होता है। ठीक है, या फिर आपके सीलिया हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आपकी सेल सरफेस मॉडिफिकेशन भी वेरी करेंगे। ठीक है, ये सीलिया वगैरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा डोमेन के बारे में। फिर हमारे पास दूसरी चीज है दैट इज द लेटरल। ठीक है, द लेटरल डोमेन ऑफ ईच एपिथेलियल सेल्स लाइज इन क्लोज कांटेक्ट विद द लेटरल डोमेन ऑफ द नेबरिंग सेल, thus the epithelial cells are closely packed। ठीक है, मैंने आपको पहले सेल जंक्शन जब पढ़ाया तो बताया था कि सेल्स के बीच में क्या होती है, इस तरह के जंक्शंस बने हुए होते हैं। ठीक है, तो लेटरल डोमेन्स के बीच में बेसिकली ये जंक्शंस होते हैं ताकि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो आपस में अच्छी तरीके से क्लोजली पैक हो। ठीक है, सेल डोमेन हैज टू फंक्शंस। ठीक है, सेल एडहेजन, जिसमें सेल एडहेजन होती है, आपस में सेल अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें हमारे पास ज़ोनुलर प्रोटीन्स आते हैं, ज़ोनुलर एडहेरेंस होते हैं, प्लाज्मोसोम्स होते हैं, जो कि नेबरिंग सेल्स को जिसने आपस में अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से सेल एडहेजन्स बनी हुई होती है। देन वी हैव द सेल कम्युनिकेशन। लेटरल डोमेन में भी क्या होता है, सेल कम्युनिकेशन भी होती है। किस तरह होती है, बाय गैप जंक्शन, जिसको हम नेक्सस कहते हैं।
ये मैंने आपको पढ़ाया है सारा सेल कैप्शन, ठीक है। Then they also have invaginations in the lateral plasma membrane, due to which the cell interlock with each other. इसके अलावा invaginations और invaginations भी होती है, जिसकी वजह से epithelial cells आपस में अच्छी तरीके से इनलॉक हो सकते हैं, और वो ये कहाँ पे होते हैं स्ट्रक्चर्स? इन देयर प्लाज्मा लिमा, ठीक है। प्लाज्मा लिमा में क्या होता है, यहाँ पे इन्वेजिनेशन भी बनी हुई होती है, जिसकी वजह से सेल्स आपस में अच्छे से इंटरलॉक हो जाते हैं, जो कि मॉडिफिकेशन है जिसकी आपकी लेटरल साइड पे जो प्लाज्मा लिमा उसकी मॉडिफिकेशन, ठीक है। बेसिकली फंक्शन पे क्या हो गया हमारे पास लेटरल डोमेन का, क्या क्या हो जाता है, सेल एडिशन हो जाती है, सेल कम्युनिकेशन हो जाती है, और सेल के आपस में अच्छी से यूनिटी या इंटरलॉकिंग का मैकेनिज्म होता है ऑन द लेटरल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है बेसल। It is the surface of an epithelial cell is opposite to the apical surface and faces the underlying connective tissue. ठीक है, जो नीचे वाली सेल है वो हमने उसको कह दिया कि apical surface के opposite होती है, faces the underlying connective tissue. ठीक है, rest on the basal lamina or the basement membrane of an epithelium. ये वाली जो surface है, ये इसको हमने कह दिया, ये है क्या, इसका basal lamina, ठीक है, और नीचे इसकी क्या होता है, basal lamina, ठीक है, इसके साथ इसमें जो है अच्छे से ज्वाइन होगा। It rests on the basal lamina or the basement membrane of an epithelium. Hemidesmosomes are the junctions that anchor the epithelial cells to the basal lamina. यहाँ पे जो सेल जंक्शंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेमिडेस्मोसोम्स, ठीक है, हाफ ऑफ द डेस्मोसोम। इसकी वजह से क्या होता है, जो बेसल सरफेस होती है इसने बेसल लेमिना की तरह इसके अच्छे से बॉन्डिंग बनी हुई है, इसका एक एडिशन या एक जंक्शन बना, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है? यस मैम। नो मैम, नो क्लियर है। मैम क्लियर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बेसमेंट membrane. The extensive interface between the epithelium and the connective tissue is characterized by the presence of a thin layer of extracellular material, यानी कि उसमें सेलुलर मटेरियल नहीं होता, known as the basement membrane or the basal lamina, ठीक है। ये बच्चों हमारे epithelial cells हैं, ये नीचे का कनेक्टिव टिश्यू, और बीच में जो पतली सी लेयर नजर आ रही है ना, जिसमें सेल्स नहीं होते, उसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और द बेसल लैमिना, ठीक है, जो पतली सी आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नीचे जो ये लैमिना प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी भी और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, एसेलुलर होती है, इसके अंदर सेल्स नहीं होती, ठीक है। Glycoproteins and other components in this structure can be stained and make it visible beneath the epithelium with the light microscope. एक thin सी लेयर आपको नजर आ रही है beneath the epithelium, जिसको हम कहते होते हैं basal membrane या फिर basal lamina। अच्छा, with electron microscopy basal membrane may be resolved into two structures. अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फिर आपको उसमें दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। Nearest the epithelial basal pole is the electron dense layer 220 to 100 nanometer thick, consisting of a network of fine fibrils that comprises the basal lamina. अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बेसमेंट बिल्कुल सेल्स के नीचे, ये आपको हेमिडेस्मोसोम नजर आ रहा है, और उसके नीचे कॉम्प्लेक्स जो डोमेन आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज द बेसल लेमिना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो आपको दो स्ट्रक्चर नजर आएंगे, बेसल लेमिना एंड द रेटिकुलर लेमिना। यहाँ पे फाइन फिब्रिलर एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं बेसल लेमिना, ठीक है। Beneath the layer is often a diffuse and fibrous layer which is known as the reticular layer, merging into the connective tissue. इसके नीचे फिर एक और हमें कभी-कभी लेयर नजर आती है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर लेमिना, जो कि अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू के साथ बिल्कुल मर्ज हो गई है। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो रेटिकुलर लेमिना है बेसिकली इट्स अ पोर्शन ऑफ द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन कहीं-कहीं भी लिखा होता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफरेंट लोग में आपको डिफरेंट चीजें मिलती है। The macromolecules of the basal lamina, हम सिर्फ basal lamina की बात कर रहे हैं, are secreted at the basal folds of the epithelial cells and include the following, ठीक है। अभी सेक्रेट कहाँ से होती है, जो आपको बेसल पोर्शन ऑफ द सेल होता है ना, ये वहां से बेसिकली आपको बेसल लेमिना होता है वो सेक्रेट होता है, ठीक है। और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं, क्या क्या होता है, एक लेमिनिन होता है और एक टाइप 4 कोलेजन होता है, ठीक है। इस लेमिनिन के अंदर क्या क्या होता है, डाइग्लाइकोप्रोटीन इज लोकेटेड इमीडिएटली बिलो द सेल्स बेसल folds
where they are held in place by the transmembrane integrins, also known as the lamina lucida. ये वाली जो thin से clear होती है इसको हम कहते होते हैं lamina lucida, ठीक है। और इसको हेल्प की जगह किस तरीके से हेल्प हुई होती है, यहाँ पर जो इंटेग्रिन्स होते हैं आपके एपिथेलियल सेल के, ठीक है, उसकी वजह से ये इट इज हेल्प इन इट्स प्लेस लेमिना लूसिडा। और ये सेक्रेट कहाँ से हो रहे थे? बाय द बेसल सरफेस ऑफ योर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। बिल्कुल एक थिन सी लेयर होती है जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं एंड इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द इंटेग्रिन्स ऑफ योर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसको उसने हेल्ड इन पोजीशन किया, बिल्कुल जोर से बिल्कुल जो है ना फर्मली बाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक लेयर है जिसको हम कहते हैं लेमिना डेंसा, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, नीचे नजर आ रही है ना लेमिना डेंसा बच्चों, मेरा एरो नहीं काम कर, लेमिना डेंसा ये वाला, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द टाइप 4 कोलेजन आल्सो नोन एज लेमिना डेंसा। यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पर टाइप 4 कोलेजन होता है। लेमिना लूसिडा में क्या होता है, हमारे पास लेमिनिन होती है जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और लेमिना डेंसा में क्या होता है, हमारे पास टाइप 4 कोलेजन होता है। कोलेजन भी एक ऑब्वियसली हमें पता है हमारे पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। The laminin and the type 4 collagen networks are held together by adhesive proteins, laminin, fibronectin and a proteoglycan known as the pearl. अब इन सबको कैसे इसने बाइंड करके रखा है, उसके लिए हमारे पास एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? लेमिनिन होती है, इसमें फाइब्रोनेक्टिन होती है और एक प्रोटियोग्लाइकन होता है जिसका नाम है पेर्लिकन। उसने क्या होता है, लेमिना लूसिडा और लेमिना डेंसा को आपस में भी बाइंड किया हुआ होता है और आपके सेल की बेसल सरफेस के साथ भी बाइंड किया हुआ होता है। वहाँ पे हेमिडोस्मोसोम्स भी होते हैं, उसके अलावा इंटेग्रिन्स भी होते हैं और साथ हमारे पास एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं जो इस सारे स्ट्रक्चर को उसने बाइंड करके रखा होता है, ठीक है बच्चों। और उसके नीचे हमारे पास क्या है, रेटिकुलर लेमिना, जिसका हमने बताया था विच इज मोस्टली पार्ट ऑफ योर अंडरलाइंग कनेक्टिविटी, ठीक है। External lamina. Components of the basal laminae are also produced by other cells beside those of the epithelium. अब उसने ये कह दिया जो external lamina है ना वो आपके epithelial cells के अलावा और भी cells में मौजूद होता है, including your muscle cells, adipocytes, या आगे जाके आप पढ़ेंगे कौन कौन से cells होते हैं, muscle cells, adipocytes and the cell supporting cell supporting the peripheral neurons. Neurons आपकी जो nervous tissue का आपके cells हैं, ठीक है, उसको भी support करने के लिए जो cells होते हैं different, उनके बाहर भी एक एक्सटर्नल लेमिना होता है अदर देन योर epithelial cells के अलावा। In the alveoli of the lung and the glomeruli of the kidney, single unusually thick basal lamina is found between the adjacent epithelial cell layers. क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल हमारे पास एक सिंगल लेयर ऑफ सेल ही होती है, तो सेल एडजेसेंट सेल्स के बीच में क्या होता है, एक थिक basal lamina की लेयर होती है between the epithelial cells। बिल्कुल ऐसा होता है कि एक alveoli of the lung है उसके साथ दूसरा alveoli of the lung होता है और तीसरा alveoli of the lung, तो उसके बीच में जो क्या होता है, थिक बेसल लेमिना की लेयर होती है। alveoli और जो किडनी के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है और उसके बीच में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी सी थिकन हो जाती है, ठीक है, और उसको हम थोड़ी सी ज्यादा एडवांस बनी हुई होती है, थिकन होती है बिटवीन द एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? वहां पे हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल लेमिना। Functions of the basement membrane, ठीक है, they provide structural support and polarity of the cells to the cells, ठीक है। जाहिर जहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन लोकेटेड होगी वो कौन सी होगी, आपकी बेसल साइड होगी, तो आपके सेल्स को पोलैरिटी भी देती है। Bind the epithelial cells to the underlying or the surrounding connective tissue, cells को epithelial cells को connective tissue के साथ bind करती है। Serve as a molecular sieve or the ultra filter। यहाँ से क्या होता है, कहीं कहीं पे जैसे आपकी किडनी में जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे क्या होता है, ये एक्ट एज अ सीव या फिर अल्ट्रा फिल्टर के तौर पे भी एक्ट कर रही होती है। फॉर्म एज के फॉर द एपिथेलियल सेल रिपेयर एंड रीजनरेशन, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है। कभी आपके एपिथेलियल सेल्स को रिपेयर होना होती है, इनकी रीजनरेशन होती है, तो एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि जहाँ पे सेल डिवीजन हो सकती है या एपिथेलियल सेल्स की रिपेयर भी हो सकती है। तो एक आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म भी ये प्रोवाइड करती है आपकी बेसमेंट में, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, आपका लेक्चर का टाइम भी खत्म हो रहा है, साथ आपका जो है वो इसमें बंद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास है, दैट इज योर प्रैक्टिकल क्लास, जो डॉक्टर आमना ले लेंगी, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर कुछ समझ नहीं आया तो भी डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो आपको पोलैरिटी ऑफ द सेल्स मैंने आपको एपिकल डोमेन बताया था, उसमें हम विलाय, माइक्रोविलाय और सीरियोसीलिया वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर आपका एपिथेलियम का लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद फिर आपका एपिथेलियम का टेस्ट भी होगा, सेपरेटली टेस्ट होगा आपका एमसीक्यूज का, जिसमें सिर्फ आपकी एपिथेलियम इंक्लूडेड होगी, सारी की सारी आपके एपिथेलियम का, लाइक उसमें आपकी क्लासिफिकेशन आएगी, हर तरह की एपिथेलियम की, कवरिंग एपिथेलियम होगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगी, और ये सारा आपको पोलैरिटी ऑफ द सेल्स वगैरह इंक्लूड होगा, ठीक है। दैट विल बी टेकन इन योर